हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का 36 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो श्रृंखला लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा से पहले ही तैयारी ऐसी हो जाए कि परीक्षा में देखते ही क्वेश्चन को बना सकूं और किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या ना हो। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो श्रृंखला को ला रहा हूं और आगे लाता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। तो धातु जो है वह कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो धातु है वह कौन सा गुणधर्म दर्शाती है। तो धातु जो है वह चालकता का गुणधर्म दर्शाती है, चालकता का गुणधर्म दर्शाती है। इसमें तन्यता होता है, इसमें आघातवर्धनीयता होता है ना। तो कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, विद्युत चालकता होती है, ये तो सही है। या धा ध्वनिक प्रवृत्ति का होती है, यानी कि ध्वनिक प्रवृत्ति, यानी कि इसमें साउंड होता है, ये भी सही है। या विद्युत हीनता नहीं होता, बल्कि इसमें विद्युत की चालकता होती है। तो कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन सी जो है वह गुणधर्म नहीं दर्शाती है। और तन्यता तो धातु में होता ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो हम धातु को, कोई धातु ले लिए, उसको पतले तार के रूप में खींच देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम तन्यता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो खाना पकाने में हम एल्युमिनियम के बर्तन का तो उपयोग करते ही हैं, तो कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो क्या होता है, उच्च उष्मी चालकता। एल्युमिनियम में उच्च उष्मी चालकता होती है, इसीलिए तो हम ज़्यादा एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग करते हैं, ताकि क्या होगा कि हमारा जो खाना है वह जल्दी पक जाए और उसमें कम ऊष्मा की ज़रूरत हो। तो ये तो गुणधर्म होती है। उच्च विद्युत चालकता, ये तो नहीं हमको ज़रूरत है। हमें खाना पकाने के लिए हमको विद्युत चालकता की क्या ज़रूरी है, हमें तो ऊष्मा की हमको ज़रूरी है, ना कि विद्युत चालकता की ज़रूरत है। तो ये तो नहीं होगा। तन्यता से भी हमको क्या मतलब है, हमको तो खाना बनाने से मतलब है। हमें हमें उसको लंबे तार खींचने से हमको क्या मतलब, तो ये भी नहीं होगा। उच्च गलनांक, हाँ ये ऑप्शन सही हो गया। उच्च गलनांक होना चाहिए। अगर एल्युमिनियम अगर कम गलनांक का होगा, तो अगर हम उसे हीट करेंगे तो एल्युमिनियम ही गल जाएगा। तो ऐसा नहीं हमें करना है, तो इसके लिए उच्च गलनांक की भी ज़रूरत होती है, जो एल्युमिनियम के पास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है। तो सोडियम तो क्रिया करता है, इसे जल में जैसे ही रखेंगे ठंडा जल में, उसमें एक विस्फोट हो जाएगा। कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, आयरन नहीं करता है। आयरन जो है वह ठंडे और गर्म जल से क्रिया नहीं करता है। क्रिया तो ये भी करता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय बाद क्रिया करता है। कोई आयरन को, कोई लोहा को अगर हम खुला में छोड़ देते हैं तो जंग तो लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद लगता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन तथा
भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन एक निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड प्राप्त करता है? तो कौन सी ऑक्साइड प्राप्त करेगा? आयरन और भाप के लंबे समय से क्रिया कराएंगे तो वह फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 ओ Fe3O4 हो करता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है? तो जब हम कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कैल्शियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यह जल से क्रिया नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। जल से तो क्रिया करेगा कैल्शियम, जल से प्रचंड क्रिया करता है? नहीं, जल से प्रचंड क्रिया नहीं करता है, बल्कि जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। अगर कोई भी हम धातु को ले लेते हैं तो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी अगर धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि एक लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन कौन सा ऐसा अम्ल है, कौन सा ऐसा जो अम्ल है वह धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह HNO3, जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये जो है धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वा रेजिया का संयोजन होता है। हम लोग क्या जानते हैं एक्वा रेजिया से किससे मिलकर बनता है? तो HCl से मिलकर बनता है और HNO3 से मिलकर बनता है। लेकिन ये जो संयोजन होता है वह किस अनुपात में होता है? तो क्या किस अनुपात में होता है? NaCl को हम 3 यूनिट लेते हैं तो हम HNO3 को हम 1 यूनिट लेते हैं, यानी कि 3:1 के अनुपात में दोनों मिश्रित होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। लेकिन HCl कैसा लेना है? इसको हम सांद्र लेंगे या तनु लेंगे, या इसमें जल की मात्रा अधिक लेंगे, या इसमें सांद्र HCl लेंगे जिसमें लिक्विड जो होगा अधिक होगा, यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगा। तो ये भी हमको सांद्र लेना पड़ेगा और प्लस में एक्वा रेजिया HNO3 लेंगे, इसे भी हमें सांद्र लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3:1 और सांद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है तो HCl तो आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसे K+ और Cl- में हम डिवाइड कर सकते हैं। HCl नहीं होता है, ना HCCl4 भी नहीं होता, NaCl होता है। NaCl को हम Na+ और Cl- में हम लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, जो ठोस अवस्था में विद्युत जो चालक करता है उसे हम आयनिक के रूप में हम प्रदर्शित नहीं। आयनिक का मतलब क्या ही हो गया कि वह जब भी वह लिक्विड में होगा तभी हम उसे हम तोड़ सकेंगे। आयनिक के क्या करते हैं? प्लस में या माइनस में उसको तोड़ देते हैं। जैसे NaCl को हम कैसे तोड़ देते हैं? NaCl+ और
Cl माइनस में हम इसको तोड़ देते हैं। तो लेकिन यह कब होता है, जब वह लिक्विड में इसे डालते हैं, यानी तभी ऐसा होता है। लेकिन जब यह ठोस अवस्था में हो जाएगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता करेंगे तो हम उसे आयनित के रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? नेचुरल अवस्था में कौन सी जो धातु है वह पाया जाता है? तो एक तो गोल्ड और एक सिल्वर, इसे हम नेचुरल अवस्था में प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कॉपर और जिंक को हम नेचुरल अवस्था में प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम इसे बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन दूसरा और चौथा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिकर्षण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गोल्ड को और कॉपर को हम विद्युत परिष्करण द्वारा परिकर्षित कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो यह आयरन सल्फाइड के बनने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है? तो किसकी पतली परत के लेपन से आयरन को जंग से बचाने के लिए करते हैं? तो क्या होता है, एक आयरन होता है, आयरन को हमको जंग से बचाना, तो इसमें हम क्या करेंगे? गैल्वेनाइजेशन करेंगे, यानी इस पर कोई लेपन चढ़ा देंगे। तो वह लेपन किसका होगा? तो वह जिंक का लेपन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में हम आयरन को हम किसके साथ मिश्रित किया करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर निकेल और क्रोमियम हो गया। ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो एक अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो यह किसके निर्माण के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर कॉपर कार्बोनेट CO3 के द्वारा होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? हम लोग अक्सर क्या जानते हैं कि जो धातु होता है वह ठोस ही होता है, लेकिन एक ऐसा धातु जो है वह लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है। तो कौन सा धातु है? तो वह Hg पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, ये एक धातु है और लिक्विड अवस्था में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उसके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो कौन सा उसके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो वह सोडियम और कैल्शियम को उसमें हम क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं, तब यह प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है। सामान्यतः जो हम लोग क्या जानते हैं कि अधातु जो होता है वह चमकीली नहीं होता है और धातु जो होता है वह चमकीली होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है?
है तो अधातु लेकिन वह चमकीली है, तो कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो ये 4 धातु दिया हुआ है या 4 तत्व दिया हुआ है। तो 3 तत्व ऐसा है जो, एक ऐसा तत्व है जो 3 तत्व है से उसे विस्थापित कर देगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिएक्टिविटी के सीरीज में हम लोग क्या पढ़े थे, जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वह उसे हम ऊपर रखते थे, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है उसे हम नीचे रखते थे। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम होता था, उसके बाद क्या होता था? सोडियम होता था, कैल्शियम होता था, मैग्नीशियम होता था, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता था, है ना। और सबसे नीचे गोल्ड होता था, उसके ऊपर एल्युमिनियम होता था। तो सॉरी, उसके ऊपर क्या होता था? एजी होता था, सिल्वर होता था। तो कौन से एक धातु है जो वह 3 धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाएगा? तो जो ऊपर वाला जो धातु है वह क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और नीचे वाला धातु को। तो इसमें जो Hg है, जो वह सिल्वर जो है, वह क्या होगा कि यह तीनों धातु द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 चिन्हित परख नली ए, बी तथा सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 के मिश्रण लिए गए हैं। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला जाता है। परख नली ए, परख नली बी में प्रखनली बी में परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रखनली सी में धातु खुल गई। धातु हो सकती है, तो कौन सा धातु हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्ड है। गोल्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु क्या होता है कि 2 या 2 से अलग धातु से मिलकर बने होता है। और धातु भी क्या होता है कि अलग अलग तत्व से मिलकर बना होता है। और तत्व क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक को बनाता है। तो एक मिश्र धातु में क्या होता है? एक समांगी विसरण होता है, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर मिश्र धातु बनाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है, तो क्या होता है कि कैथोड से बनता है और एनोड से बनता है, और कैथोड से बनता है और एनोड से बनता है। कैथोड से और एनोड से बनता है। कोई कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो धनावेशित कैथोड, तो कैथोड तो धनावेशित होता नहीं, इसको काटो। ऋणावेशित एनोड, ये तो ऋणावेशित होता है नहीं, इसे काटो। तो धनावेशित एनोड से बनता है और ऋणावेशित कैथोड से बनता है। ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या होता है? जिंक का विद्युत परिष्करण होता है, तो क्या होता है? कैथोड पर निक्षेपित होता है। जो प्रोडक्ट जो बनता है वह कैथोड पर होता है, ना कि एनोड के ऊपर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व एक मुलायम है तथा इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह धातु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुली नहीं रखा जा सकता है। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु की
पहचान कीजिए। तो यह सोडियम, सोडियम कैसा धातु होता है, या इसे हम चाकू से काट भी सकते हैं, या अधिक अभिक्रियाशील है, इसे हम वायु में खुला नहीं रख सकते हैं, यह जल के साथ प्रचंड विस्फोट भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु एक धातु का एक धातु तथा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैग्नीशियम क्या होता है कि वह O2 के प्रेजेंट में जब उसको हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, ये तो सही है। यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, ये गलत है। यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि यह वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो गलत कथन चुनना था, तो गलत कथन ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो मरकरी जो है वह कौन अवयव के रूप में होता है, किसमें, तो वह जिंक अमलगम मिश्र धातु में मरकरी जो होता है वह एक अवयव के रूप में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया कर यौगिक जेड बनाता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न गलनांक नहीं दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, यानी कि यह नियॉन हो जाएगा। एक्स नियॉन हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा 287, यानी कि एटॉमिक नंबर 17, यानी यह क्लोरीन हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा 282, यानी 12, यानी मैग्नीशियम हो जाएगा। तो एक्स एक धातु है, एक्स एक धातु है नहीं, एक्स तो ये तो एक हेलोजन गैस हो गया है ना, ये तो नहीं होगा, ये एक नोबेल गैस हो गया। वाई एक धातु है, वाई धातु नहीं है बल्कि यह एक अधातु है, तो ये भी नहीं होगा। जेड एक अधातु है, नहीं जेड अधातु नहीं है बल्कि यह एक धातु है, ये भी गलत हो जाएगा। वाई एक अधातु है, वायु एक अधातु है, ये तो सही है। जेड एक धातु है, जेड एक धातु है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो धातु है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कौन सा ऐसा धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती है, यानी कि वह क्षारीय ऑक्साइड भी बनाती है और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती है। तो वह कौन सा धातु हो गया, तो एल्यूमिनियम हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो अधातु होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और धातु जो होता है विद्युत का चालक होता है, लेकिन कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक भी होता है, तो वह ग्रेफाइट है। तो अधातु लेकिन यह विद्युत का चालक भी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ है। तो विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। ऐसा क्यों होता है, ताकि कोई व्यक्ति उसे छुए तो वह उसे करंट ना लगे, इसलिए विद्युत रोधी एक पदार्थ भी होता है। तो किसका उपयोग हम करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पीवीसी का उपयोग करते हैं।
जो हम तार देखते हैं वह नंगा तार में जो ऊपर से लेयर चढ़ा होता है वह क्या होता है, पीवीसी ही तो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है तो अधातु लेकिन वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है तो वह ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होगी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कॉपर और आयरन की अगर हम बात करेंगे तो आयरन जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है वह कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा और खुद ही आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण का सही व्याख्या कौन करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो कैथोड होता है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कैथोड पर जब भी होगा तो वह उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन को तो पहले हटाओ। और ऑप्शन बी और सी में देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि जो अशुद्धियाँ जो बैठती है वह क्या होती है, एनोड के नीचे बैठती है, ना कि कैथोड के नीचे। कैथोड के नीचे अशुद्धियाँ नहीं बैठती है, बल्कि जो अशुद्धियाँ जो होती है वह एनोड के नीचे बैठती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करेंगे ताकि उसे भी कुछ लाभ हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।